हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 देखेंगे। इस वीडियो में मैंने मीनिंग बताया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, इंट्रोडक्शन दिया है टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, नीड देखी है एक्ट की क्या ज़रूरत थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 वो पढ़ेंगे, राइट्स देखेंगे कि इस एक्ट के अंडर कंज्यूमर्स के क्या राइट्स हैं, क्या क्या चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में वो पढ़ेंगे डिटेल में, एसेंशियल प्रोविजंस क्या क्या है इस एक्ट में वो देखेंगे एंड फाइनली सिग्निफिकेंस देखेंगे ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 नहीं देखा है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, प्लीज़ जा कर के देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। देखिए, अगर मार्केट पे नज़र नहीं रखेंगे तो बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। सेलर्स जो हैं वो फ्रॉड कर सकते हैं, स्कैम कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं बायर्स से। तो ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बायर को सेव करने को ही हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का हम लोग 1986 वाला एक्ट पढ़ चुके हैं, फिर आया 2019 में। द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट इन 2019। जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो पार्लियामेंट ने 2019 में पास करा। इट केम इनटू फोर्स इन जुलाई 2020 एंड रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। जुलाई 2020 में ये फोर्स में आया, कम्प्लीटली इफेक्ट में आया एंड फाइनली इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को रिप्लेस कर दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का ऑलरेडी था तो हमें न्यू एक्ट की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द न्यू एक्ट। तो देखिए, हमारा वर्ल्ड जो है वो इंक्रीजिंगली डिजिटल हो गया है, दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रही है, एआई बहुत एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। डिजिटाइजेशन हैज़ प्रोवाइडेड ईजी एक्सेस, a large variety of choices, convenient payment mechanisms, improved services and shopping as per convenience। तो देखिए, वर्ल्ड जो है वो इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया है कि हमें बहुत आसानी से एक्सेस मिल गई है, बहुत लार्ज चॉइसेस मिल गई हैं, हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल गई है। देखिए, अभी आप अमेज़ॉन पे शॉपिंग कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हो, इनफैक्ट इंस्टाग्राम तक से शॉपिंग कर सकते हो। पेमेंट मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गए हैं, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। इसका मतलब पेमेंट मैकेनिज्म भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। इम्प्रूव्ड सर्विसेज, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई हैं। आप जो मिंत्रा पे, अमेज़ॉन पे चीज़ खरीद सकते हो, पसंद ना आए तो वापस रिटर्न करके फुल रिफंड ले सकते हो, और शॉपिंग जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट हो गई है इन सब प्लेटफॉर्म से। हाउएवर देयर आर ऑल्सो एसोसिएटेड चैलेंजेस रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखिए, जब कोई चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है, जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो जाती है तो उसके फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। अभी क्या हुआ है, स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड होने लगा है। कभी कभी फेक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, कभी कभी एकदम बहुत गंदी क्वालिटी का चीप प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, कभी कभी पैसा जो है वो ले लेते हैं पर सामान ही डिलीवर नहीं करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं वो उस समय नहीं थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी 1986 के टाइम पे। बट अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आपके पास बहुत वैरायटी हो गई है, बहुत चॉइसेस हो गए हैं, तो फिर आपके लिए एक नए एक्ट की नीड थी। टू हेल्प एड्रेस द न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय कंज्यूमर्स इन द डिजिटल एज, द इंडियन पार्लियामेंट पास द कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019। अब भाई डिजिटल एज है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, नए प्लेटफॉर्म्स बन गए, नए पेमेंट के तरीके हो गए, तो फिर चैलेंजेस भी नए तरह के आ गए, स्कैम्स भी नए तरह के आ गए। तो इस सबसे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019 पास करा, एंड दिस बिल एम्स टू प्रोवाइड टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल का बस एक ऑब्जेक्टिव है कि ये टाइमली और इफेक्टिवली कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को, जो भी कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उसको टाइमली और इफेक्टिवली सॉल्व करे। अब जल्दी से देख लेते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 कंज्यूमर को कैसे डिफाइन करता है। तो एज पर द एक्ट, अ पर्सन इज कॉल्ड कंज्यूमर हु अवेल्स द सर्विसेज एंड बाइज एनी गुड फॉर सेल्फ यूज़। तो देखिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा जो कोई सर्विस यूज़ करे या फिर कोई सामान खरीदे अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर। If a person buys any goods or avails any services for resale or commercial purposes, she is not considered a consumer। तो फिर अगर कोई बंदा जो है वो रीसेल मतलब वापस से बेचने के लिए कोई सामान खरीदे, या कॉमर्शियल पर्पस किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए, अपने बिजनेस के लिए अगर कोई चीज़ खरीद रहा है, तो फिर उसको हम कंज्यूमर नहीं कहते। कंज्यूमर सिर्फ वो बंदा है जो कोई चीज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदे। चलो अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। हमें पता है ये एक लॉ है जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है।
दिस एक्ट प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर्स रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये बेसिकली कंज्यूमर्स को सेफ गार्ड कर रहा है, उनको सेफ्टी दे रहा है अगेंस्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ख़राब प्रोडक्ट्स से, चीप प्रोडक्ट्स से, डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से भी वो उनको प्रोटेक्ट करेगा। द बेसिक एम ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 इज टू सेव द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। देखिए, हमें पता है जो बेसिक एम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 का, उसका ये है कि वो कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा बाय एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज़ फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है उनके राइट्स को? बाय एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटीज़, उसने से अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश करी हैं जो टाइमली और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करेंगी और सेटलमेंट करेंगी कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स का। ऐसी अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश करके कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेगा जो कि उनके डिस्प्यूट्स को सुनेंगी, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगी और उसका टाइमली और इफेक्टिव सेटलमेंट करवाएंगी। The basic intention of the Parliament behind enacting the Act was to include provisions for e-consumers due to the development of technology। देखिए, मैंने आपको बताया जो पार्लियामेंट है उसका बेसिक इंटेंशन ये था इस एक्ट को लाने का, नए एक्ट को लाने का, कि वो ई-कंज्यूमर्स, जो ऐसे कंज्यूमर्स है जो ऑनलाइन सामान खरीद रहे, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई थी, ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे। मैं, आप, हम सब करते होंगे। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑनलाइन तो ज़रूर खरीदा होगा, एंड अभी तो लोग बहुत ज़्यादा मंगाने लगे हैं। Buying and selling of goods and services online have considerably increased during the last few years। जो ऑनलाइन सेलिंग और बाइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन ही सब कुछ खरीदने लगे हैं। खाना भी ऑनलाइन ही आता है, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ग्रोसरीज ऑनलाइन आ रही है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही नया एक्ट लाया गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई थी, ज़्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग और सेलिंग कर रहे थे, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए ही थे ना इस सब पे चेक कराने के लिए कि कुछ गलत नहीं हो रहा है, स्कैम नहीं हो रहा, फ्रॉड नहीं हो रहा। तो इसीलिए आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 इंट्रोड्यूस करा गया। अब हम लोग देखते हैं ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड टू एस्टैब्लिश अ स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो ये तो मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मेजर ऑब्जेक्टिव जो था इस एक्ट का वो था कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाए, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, जो भी कंज्यूमर की दिक्कतें आ रही हैं, उसको जल्दी से एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें। अब बचे हुए ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। दिस एक्ट एम्स टू, इस एक्ट का क्या क्या एम है? पहला है प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर हिजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट से बचाएगा जो कि लाइफ, जान और माल के लिए खतरा हो सकते हैं, हिजार्डस हो सकते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को लेकर। तो कोई भी ऐसा गलत और नुकसानदेह प्रोडक्ट आपको नहीं बेचा जा सकता। सेकेंड है इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड, प्योरिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स टू सेफगार्ड द कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका दूसरा एम है कि ये कंज्यूमर्स को प्रॉपरली बताएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, पोटेंसी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, कितना क्वांटिटी आपको दी जा रही है, स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, हमें ये चेक करने का कि प्रोडक्ट कैसा है, प्योरिटी कितनी है, प्राइस क्या है, ताकि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। देखिए, फ्रॉड तभी होता है जब आपको चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो ये एक्ट कोशिश करता है कि कंज्यूमर्स को हर चीज़ की जानकारी दे ताकि उनके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो। आपका थर्ड पॉइंट कहता है इस्टेब्लिश कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कोशिश करता है कि जगह जगह पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बना दे। ये काउंसिल्स जो हैं वो राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है कंज्यूमर्स के, ताकि कंज्यूमर्स के साथ कुछ भी गलत प्रैक्टिस ना हो। फोर्थ है अश्योर वेरेवर पॉसिबल एक्सेस टू एन अथॉरिटी ऑफ गुड्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कोशिश करता है कि जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स और अलग अलग प्राइसेस पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। जैसे आपने मार्केट में नोटिस करा होगा कि अगर एक मॉइस्चराइज़र भी होता है तो वो निविया का भी होता है, पॉन्ड्स का भी होता है, लैक्मे का भी होता है, अलग अलग ब्रांड्स का अलग अलग प्राइस पे होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कोशिश करता है कि आपको अलग अलग सामान अलग अलग प्राइसेस पे मिले, ताकि आप चूज़ कर सको कि आपको कौन सा खरीदना है। फिफ्थ पॉइंट आपका कह रहा है सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रूपलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तो बेसिकली ये रिड्रेसल प्रोवाइड करेगा, मदद प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर्स को अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कोई भी अगर उनके साथ गलत प्रैक्टिस, धोखाधड़ी या उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ होगा तो फिर वो कंज्यूमर्स को रिड्रेसल प्रोवाइड करेगा, उस चीज़ का हर्जाना प्रोवाइड करेगा, उनकी मदद करेगा। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ फॉर टाइमली एंड सफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये ऐसी अथॉरिटीज़ अपॉइंट करता है जिनका काम स्पेसिफिकली यही होता है कि वो टाइमली
सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करें, वो सारे डिस्प्यूट्स को समझते हैं, पढ़ते हैं और फिर उनको टाइमली सेटल करने की कोशिश करते हैं। 7th ऑब्जेक्टिव है आपका ले डाउन द पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द एक्ट। तो ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी पेनल्टीज़ बताएगा कि जो अगर सेलर ने जो भी ऑफेंस करा होगा, आपके साथ धोखाधड़ी करी होगी, स्कैम करा होगा, ज़्यादा चार्ज करा होगा, तो ये सारे ऑफेंसेस की पेनल्टीज़ क्या है, उसको क्या सज़ा मिलेगी, ये भी एक्ट जो है प्रॉपरली बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन सो दैट द कंज्यूमर्स आर एबल टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स। तो आपने वो जागो ग्राहक जागो वाला ऐड देखा होगा, राइट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का काम है कि वो कंज्यूमर को एडुकेट करे ताकि कंज्यूमर्स को पता हो कि उनके राइट्स क्या है, उनका हक क्या है, एंड कोई भी उनको ऐसे स्कैम करके उनके साथ फ्रॉड करके नहीं जा सकता है। तो ये प्रॉपर कंज्यूमर एडुकेशन भी प्रोवाइड करता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका प्रोवाइड स्पीडी एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स थ्रू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। देखिए, जब 2019 का एक्ट बनाया गया ना, तो एक चीज़ और रियलाइज़ करी गई कि पूरे देश भर में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, जो रिजॉल्व ही नहीं हो पाए हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि ये वाले एक्ट में हम कोशिश करेंगे कि स्पीडी और इफेक्टिव डिस्पोजल करेंगे, जल्दी जल्दी केसेस को रिजॉल्व करेंगे ताकि सबको जस्टिस मिल सके। इसीलिए इन्होंने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म स्टार्ट करे, इन्होंने मीडिएशन सेंटर्स खोले, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटर्स खोले जिनका स्पेसिफिक काम यही था कि ये केसेस को जल्दी जल्दी समझेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। मैंने इन मीडिएशन सेंटर्स के बारे में आगे पढ़ाया है, इसलिए परेशान मत होना। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि राइट्स क्या क्या हैं कंज्यूमर्स के अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। पहला है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मीन्स गेटिंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी डेंजरस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है, हर कंज्यूमर का राइट होता है सेफ रहने का। हम कोई भी हानिकारक चीज़ें जो उनकी जान को या माल को खतरा दें, ऐसी कोई चीज़ नहीं बेच सकते हैं। इसलिए पहला राइट है कंज्यूमर का अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, वो है राइट टू सेफ्टी। मतलब कि प्रोटेक्शन मिलेगा गुड्स और सर्विसेज से जो कि डेंजरस हो सकते हैं उसकी लाइफ के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए। अब नेक्स्ट राइट है राइट टू चूज़। बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है। कंज्यूमर्स आर एट फुल फ्रीडम टू नो अबाउट द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एंड देन बाय द प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर्स का राइट बनता है कि उनको अलग अलग प्राइसेस के बारे में पता हो और फिर वो अपने मर्जी से जो बेस्ट प्रोडक्ट उनको लग रहा है वो चूज़ करें। बहुत ऑब्वियस है यार, हम लोग शॉपिंग करते हैं तो हम लोग को पता होता है ना कि कौन सी ब्रांड क्या चीज़ कितने का बेच रही है। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो हमारे पास राइट है कि हम बतेरों प्रोडक्ट्स, जितने सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उनमें से चूज़ कर सकते हैं कि हमें सबसे अच्छे प्राइस पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है और अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। थर्ड राइट है आपका राइट टू रिसीव एडिक्वेट कॉम्पनसेशन। ये भी काफ़ी आसान है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। द राइट टू रिसीव एडिक्वेट कॉम्पनसेशन और कंसिडरेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव कंज्यूमर फोरम्स इन केस दे हैव बिन रॉन्ग्ड बाय द सेलर। अगर सेलर ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, कुछ फ्रॉड करा है, कुछ ज़्यादा चार्ज करा है या गलत प्रोडक्ट दिया है, तो आपका राइट बनता है कि आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन मिले, उस चीज़ का हर्जाना मिले कंज्यूमर फोरम से, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है एंड आपका राइट है कि आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा उस चीज़ का। अब नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, हर कंज्यूमर का राइट बनता है कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज के बारे में जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं। दिस कुड बी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो ये कुछ भी हो सकता है। आपको क्वांटिटी के बारे में पता है कि आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे आप एक फाउंडेशन खरीद रहे हो तो उस पर लिखा रहता है 5 ml या 10 ml। आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए, आपको क्वालिटी पता होनी चाहिए प्रोडक्ट की कैसी है, आपको प्योरिटी पता होनी चाहिए कितना प्योर है। जैसे आप शहद खरीद रहे हो ना, तो उस पर लिखा रहता है कि कितना प्योर है कितना नहीं है। पोटेंसी मतलब स्ट्रेंथ, जैसे आप ब्लीच खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितनी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस क्या है और स्टैंडर्ड क्या है इन गुड्स और सर्विसेज का, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि कंज्यूमर को पता हो। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आपका यही कह रहा है कि कंज्यूमर का राइट है टू इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मीन्स दैट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट मस्ट बी हर्ड प्रॉपरली। मतलब कंज्यूमर के हक की बात प्रॉपरली सुननी चाहिए। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो प्रॉपरली कंज्यूमर फोरम्स को ये चीज़ें सुननी चाहिए। दिस प्रॉब्लम मस्ट रिसीव ऑल द ड्यू कंसिडरेशन एट द राइट फोरम्स। तो कंज्यूमर की जो भी दिक्कत है, जो भी उसके साथ इशू हुआ है, गड़बड़ हुई है, उसको राइट फोरम पे सुना जाए और उसकी प्रॉब्लम का हर्जाना भरा जाए, उसको प्रॉपर ड्यू कंसिडरेशन मिले। नेक्स्ट राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। दिस मीन्स द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। मतलब कि कंज्यूमर के साथ अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है या उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, गलती करी है, कुछ स्कैम करा है, फ्रॉड करा है, उसको ज़्यादा पैसा चार्ज करा है, कुछ भी करा है, तो कंज्यूमर का राइट बनता है कि वो उस चीज़ का रिड्रेसल ले, उस चीज़ का कॉम्पनसेशन ले, उसको उस चीज़ का कुछ हर्जाना मिले।
बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको उस चीज़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ये आपका राइट है, राइट टू सीक रीड्रेसल। अब हम देखते हैं चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 का बना था उससे क्या फ़र्क है इस 2019 वाले एक्ट में। मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल दे रही हूँ, 1986 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी। और यार अगर तुम लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे लाइक कर दिया करो। अपेरेंटली इट हेल्प्स अ लॉट विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। एंड कमेंट करके मुझे बताया करो। आई लिटरली वेट फॉर योर फीडबैक, और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं दैट आई मेक बेटर एंड मोर वीडियोस, सो प्लीज़ कीप कमेंटिंग। चलो अब हम लोग चेंजेस देख लेते हैं। पहला है, डिस्ट्रिक्ट कमीशंस विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पेड एज कंसिडरेशन टू द सेलर डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज़। सिंपल लैंग्वेज में 50 लाख से नीचे के जितने भी इश्यूज़ होंगे वो कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास राइट है कि वो ऐसी कंप्लेंट्स को एंटरटेन करे जहाँ पे गुड्स की वैल्यू इज़ नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़। 50 लाख से नीचे की जो कंप्लेंट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएंगी। सेकेंड है आपका, स्टेट कमीशंस विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स विद द वैल्यू ऑफ द गुड्स सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पेड एज कंसिडरेशन टू द सेलर एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़ बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। तो स्टेट कमीशन के पास ये राइट बनता है कि वो ऐसी कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगा जिसकी वैल्यू 50 लाख से तो ऊपर होगी पर 2 करोड़ से नीचे होगी। 50 लाख से ऊपर वाले बट इट शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। 1986 वाले ऐड में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंज्यूमर कमीशंस की जो लिमिट थी वो आपको मेरे 1986 वाले वीडियो में मिल जाएगी। बट मैं सोच रही हूँ कि दोनों का 1986 वर्सेस 2019 का नेक्स्ट वीडियो कंपैरेटिव एनालिसिस का बनाऊंगी, ताकि आपको साइड बाय साइड दोनों की अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Coming on to the next change, the National Commission will have the jurisdiction to entertain complaints with the value of the goods, services or products paid as consideration to the seller exceeds 2 crore rupees। तो बहुत सिंपल है, नेशनल कमीशन के पास ये पावर है कि वो सिर्फ ऐसी कंप्लेंट्स को एंटरटेन करेगा जहाँ पे गुड्स, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो सेलर को एज अ कंसिडरेशन पे की गई है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर होगी। तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर वाली कंप्लेंट्स कहाँ जाएंगी, नेशनल कमीशन में। नेक्स्ट चेंज ये था कि एक्ट फर्दर स्टेट्स दैट एवरी कंप्लेंट कंसर्निंग कंज्यूमर डिस्प्यूट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज क्विकली एज पॉसिबल। मैंने पहले भी बताया कि देश में बहुत सारी कंप्लेंट्स जो थी वो अनरिजॉल्व जा रही थी, सॉल्व नहीं हो पा रही थी, उनको देखा नहीं जा रहा था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव बनाया गया कि हर कंप्लेंट जो है जितना जल्दी हम सॉल्व करके डिस्पोज कर सकते हैं उतना जल्दी किया जाएगा। A complaint filed under this act shall be decided within the period of 3 months from the date of receipt of notice by the opposite party in the cases the complaint does not require analysis। ऐसी कंप्लेंट्स जिसमें कुछ भी एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं वो 3 महीने में रिजॉल्व की जाती हैं। जिस डेट को ऑपोजिट पार्टी को नोटिस गया, मान लेते हैं 25 दिसंबर को गया, तो 25 दिसंबर से तीसरे महीने में 25 मार्च तक ये केस जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए और कंप्लेंट जो है वो डिस्पोज कर दी जानी चाहिए। और ऐसे केसेस में जिसमें आपको पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करनी है, सर्विसेज की टेस्टिंग करनी है और समझना है कि कंप्लेंट जो है वो सही है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, ऐसे केस में आपको 5 मंथ्स के अंदर प्रॉपर एनालिसिस करके कंप्लेंट जो है वो सॉल्व करके डिस्पोज कर देनी चाहिए। तो उन्होंने कोशिश करी है कि काम जो है वो बहुत जल्दी कराएंगे, लोगों को वेट ना करना पड़े ज़्यादा। नेक्स्ट चेंज आपका था, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ऑल्सो फैसिलिटेट्स द कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट्स ऑनलाइन। इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया ताकि बहुत आसान हो जाए, कोई भी जाए ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर आराम से अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर दे। 6 पॉइंट है, एक्ट लेज डाउन द स्कोप फॉर ई कॉमर्स एंड डायरेक्ट सेलिंग। इन्होंने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए जो ऑनलाइन सेलिंग हो रही थी, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इनके क्या क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, डायरेक्टली अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, अपनी वेबसाइट बना के सामान बेच रहे हो, तो आपके क्या क्या रूल्स हैं, क्या लॉज आपको फॉलो करने हैं, इन्होंने वो पूरा लेआउट बनाकर रख दिया ताकि टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ना हो और ये सब रैम्पेंट ऑनलाइन सेलिंग की वजह से किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 लेज डाउन प्रोविजंस फॉर मीडिएशन एंड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सो दैट द पार्टीज आर एबल टू डिस्पोज ऑफ द केस कन्वीनियंटली विदाउट गोइंग थ्रू द ट्रबल ऑफ लिटिगेशन। इन्होंने मीडिएशन सेंटर्स बनाए, मैंने पहले भी बताया ना, ऐसे सेंटर्स बनाए जिनका स्पेसिफिक काम ये था कि वो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स को लें, उनको रिसीव करें, उनको समझें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इन्होंने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टार्ट करा ताकि लोगों को ज़्यादा कोर्ट कचहरी, ज़्यादा लिटिगेशन मतलब लीगल एक्शन लेने की दिक्कत ना पड़े, क्योंकि कोर्ट कचहरी में बहुत समय, बहुत एफर्ट और टाइम और पैसा सब कुछ लगता है। तो प्रोसेस को ईजी बनाया इन्होंने।
नेक्स्ट चेंज है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर प्रोडक्ट लायबिलिटी, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स 3 न्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इन कॉन्ट्रास्ट द ओल्ड एक्ट जस्ट स्टेटेड 6 टाइप्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इन्होंने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा प्रोविजंस ऐड कर दिए। इन्होंने कहा प्रोडक्ट की लायबिलिटी होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट से कुछ भी डैमेज हो रहा है या प्रोडक्ट ख़राब है तो मैन्युफैक्चर को उसकी लायबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो उसकी कॉम्पनसेशन दे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स भी इन्होंने ऐड करे कि ऐसा नहीं कि आप किसी को बेवकूफ़ बना के कुछ भी उल्टा सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के सामान बेच दो और उसका बेवकूफ़ बना लो, नहीं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स 3 न्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो 2019 का एक्ट था इसमें 3 नई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐड करी गई। देखिए 1986 वाला ऐड है, जो एक्ट है उसमें सिर्फ 6 टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करी गई है, पर 2019 में जो एक्ट आया उन्होंने 3 नई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और ऐड कर दी ताकि कंज्यूमर्स को हर तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। तो हमने देख लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 में क्या क्या चेंजेस थे। अब हम लोग देखते हैं एसेंशियल प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। इन्होंने क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं इस एक्ट में, क्या क्या फ़ायदे होंगे कंज्यूमर्स को। पहला है आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। द एक्ट proposes the establishment of the Central Consumer Protection Authority CCPA as a regulatory authority। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, इसने कहा कि एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। ये हर चीज़ रेगुलेट करेगी, सारे केसेस को, सारी दिक्कतों को, ये सेंट्रल अथॉरिटी होगी। आपकी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विल प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट करेगी और एनफोर्स करेगी एंड रेगुलेट केसेस रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। ये वो वाले केसेस से डील करेगी जो रिलेटेड होंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, कुछ गलत हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जैसे आपने ऐड देखा होगा फेयरनेस क्रीम का आता है कि ये क्रीम लगाओ 15 दिन में आप गोरे हो जाओगे, तो एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, आप किसी क्रीम से गोरे नहीं हो सकते। एंड वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, और ये देखेगा कि कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कंज्यूमर को किसी तरह भी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो हम लोग थोड़ी सी और पार्ट्स देख लेते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। द CCPA विल हैव द राइट्स टू टेक स्यू मोटो एक्शंस। CCPA का राइट होता है कि स्यू मोटो एक्शंस मतलब अपने आप से खुद बिना किसी ऊपरी ऑर्डर का वेट करे ये एक्शन ले सकता है। रिकॉल प्रोडक्ट्स मतलब CCPA के पास ये पावर होती है कि वो जो है कंज्यूमर से वो प्रोडक्ट ले ले जो या तो अनसेफ है या फिर डिफेक्टिव है या डैमेज्ड है। देखिए आपको कोई प्रोडक्ट मिला और वो डैमेज्ड है या डिफेक्टिव है या सेफ़ नहीं है यूज़ करने के लिए, तो CCPA के पास ये पावर है कि वो आपसे वो प्रोडक्ट ले लेगी और आपको उस चीज़ का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर देगी। ऑर्डर रीइंबर्समेंट्स ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये रीइंबर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, मतलब पैसा वापस कर देगी कंज्यूमर का। कैंसिल लाइसेंस, CCPA जो है वो लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है सेलर्स का। इम्पोज पेनल्टीज इन फाइल क्लास एक्शन सूट्स, तो CCPA जो है वो पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है सेलर्स के ऊपर और क्लास एक्शन सूट्स मतलब ये सूट भी फाइल कर सकती है, लीगल एक्शन भी ले सकती है। The CCPA will have an investigation wing to conduct independent inquiry or investigation into consumer law violations। CCPA के पास अपना इन्वेस्टिगेशन विंग भी होता है, ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है कंज्यूमर लॉ वायलेशंस के केसेस में। अगर उसको लग रहा है कि कंज्यूमर के लॉ जो है वायलेट हुए हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। अब सेकेंड प्रोविजन है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, इनको हम शॉर्ट में CDRC भी कहते हैं। The Act has the provision of the establishment of consumer dispute redressal commissions at the national, state and district levels to entertain consumer complaints। तो बेसिकली एक्ट ने प्रोविज़न दिया कि हम लोग CDRCs इस्टेब्लिश करेंगे नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। तो ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो बेसिकली कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को सुनती हैं और उनको जल्दी रिजॉल्व करती हैं। देखते हैं आपके जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं, जो CDRCs हैं, ये कौन सी कंप्लेंट्स एंटरटेन करती हैं। तो पहली है ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग। अगर आपको किसी ने ओवर चार्ज करा है, ज़्यादा पैसा ले लिया या फिर गलत पैसा लिया है, तो फिर ये कंप्लेंट जो है वो CDRC देखती है। अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर आपके साथ अनफेयर या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं तो भी CDRC जो है ऐसी कंप्लेंट को एंटरटेन करेगी। सेल ऑफ हिजार्डस गुड्स एंड सर्विसेज विच मे बी हिजार्डस टू लाइफ, अगर किसी ने आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बेच दिए हैं जो आपकी जान को खतरा दे रहे हैं तो फिर CDRC ऐसी कंप्लेंट लेगी। सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज, अगर आपको ऐसी चीज़ बेच दी गई है जो ख़राब थी, बेकार थी, यूज़ करने लायक नहीं थी, तो ऐसी कंप्लेंट भी CDRC एंटरटेन करती है। अब नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन था आपका E-फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, E-फाइलिंग मतलब ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं कंप्लेंट की। द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर टू फाइल कंप्लेंट्स विद द ज्यूरिसडिक्शनल कंज्यूमर फोरम लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस और वर्क ऑफ द कंज्यूमर। जो नया एक्ट है इसने कंज्यूमर को फ्लेक्सिबिलिटी दी। इसने कहा जहाँ तुम रहते हो या जहाँ पे तुम काम करते हो वहीं से आराम से ऑनलाइन बैठ के कंज्यूमर कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हो।
दिस इज़ अनलाइक द अर्लियर कंडीशन वेयर द कंज्यूमर हैड टू फाइल अ कंप्लेंट एट द प्लेस ऑफ परचेज और वेयर द सेलर हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। ये 1986 का जो कंज्यूमर एक्ट था, जब मैंने पढ़ाया था मैंने आपको बताया था इसमें कंप्लेंट जो है सिर्फ आप वहीं से कर सकते हो जहाँ से आपने सामान खरीदा है। मतलब अगर आप बैंगलोर में रहते हो और आप दिल्ली से कुछ सामान खरीद के आए तो आप पहले के एक्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में जाकर ही कंप्लेंट फाइल कर सकते थे। और वेयर द सेलर हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, या सिर्फ वहीं से कंप्लेंट फाइल कर सकते थे जहाँ पे सेलर का ऑफिशियल ऑफिस एड्रेस है। बट अब जो 2019 का एक्ट है वो कहता है कि कंज्यूमर जो है वो कहीं से भी बैठे हुए जहाँ पे वो रहता है वहाँ से या जहाँ वो काम करता है वहाँ से आराम से अपनी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। द न्यू एक्ट ऑल्सो कंटेन्स इनेबलिंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड फॉर हियरिंग एंड और एग्जामिनिंग पार्टीज थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसने एक बहुत अच्छा फीचर और दिया। इसने कहा कि आप ऑनलाइन तो कंप्लेंट फाइल कर ही सकते हो, साथ में जो भी हियरिंग है, जो मामला चलेगा, आपका केस जो चलेगा, हम वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी कर सकते हैं। तो मतलब इसने कितनी सहूलियत दे दी, कितना फ़ायदा दे दिया कंज्यूमर को कि जहाँ आप रहते हो वहाँ से कंप्लेंट फाइल कर दो और जो हियरिंग है वो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस पे कर लेंगे। अगर आप आ नहीं पा रहे हो, भाई कोर्ट जाना बार बार आसान तो होता नहीं है, तो इन्होंने कहा कि आपको कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही आपकी पूरी हियरिंग करवा देंगे। अब नेक्स्ट प्रोविजन है आपका प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड पीनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेसिकली इस एक्ट ने कहा कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी लगेगी, मतलब प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्ट बनाने वाले के ऊपर, प्रोडक्ट की या फिर प्रोडक्ट बेचने वाले के ऊपर या प्रोडक्ट की सर्विसेज देने वाले के ऊपर, इन तीनों लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कुछ भी उल्टा सीधा गलत सलत फेक चीप कैसा भी प्रोडक्ट बेच के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अंडर सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट, a product liability action may be brought by a complainant against a product manufacturer, product service provider और product seller। सेक्शन 83 जो है इस एक्ट का वो कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लिया जा सकता है। मतलब कि अगर कुछ भी गलत सलत ख़राब प्रोडक्ट बेचा तो कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन करके एक्शन ले सकता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट या फिर प्रोडक्ट बेचने वाले के अगेंस्ट। और कंप्लेंट हो गई तो फिर इनके ऊपर पेनल्टी लगती है, पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। दिस प्रोविजन ब्रिंग्स विद इन इट्स स्कोप द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड प्रोडक्ट सेलर फॉर एनी क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन। मैंने अभी बताया कि किस किस लोगों को अपने स्कोप में लेता है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर को, प्रोडक्ट सेलर को, फॉर एनी क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन। अगर कॉम्पनसेशन का कोई भी क्लेम कंज्यूमर ने करा है तो ये तीनों लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। द टर्म प्रोडक्ट सेलर वुड ऑल्सो इंक्लूड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोडक्ट सेलर है उसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन ने अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचा है तो अमेज़ॉन भी प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन के अंदर में आएगा। अगर कुछ भी गलत प्रोडक्ट वो आपको बेच रहे हैं तो फिर आप जो है जाके कंप्लेन कर सकते हो और उनको इस चीज़ का कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रोविजन है आपका प्रोविजन फॉर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीडिएशन। देखिए इस एक्ट ने ये चीज़ नोटिस करी, मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत सारे केसेस आ रहे थे, हर एक का केस पे हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने कहा हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाएंगे, हम दूसरे मेथड्स लाएंगे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के, ताकि डिस्प्यूट्स जो हैं वो और जल्दी और इफेक्टिवली रिजॉल्व हो सके। द न्यू एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मीडिएशन एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इन्होंने कहा एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हम ला सकते हैं जिसको हम कहेंगे मीडिएशन। देखिए मीडिएशन का अपना मतलब ही होता है कि कोई थर्ड न्यूट्रल पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होगी, तो इसका मतलब भी वही है कि एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे ताकि केसेस जो हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व करें। हियरिंग प्रोसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स इज स्लो, setting up of mediation centers at district, state and national commissions added to the consumer courts can play an important role in delivering justice। देखिए कंज्यूमर कोर्ट्स में प्रोसेस स्लो चलता है, इन्होंने कहा मीडिएशन सेंटर सेट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशंस में कंज्यूमर कोर्ट्स के साथ साथ, ताकि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें जस्टिस को डिलीवर करने में, ये भी केसेस सुने, ये भी अपना पार्टिसिपेशन दें। भाई एक्स्ट्रा हेल्प हो गई ना, आपने मीडिएशन सेंटर्स लगा दिए तो खाली कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर सारा बर्डन नहीं आ रहा, इन्होंने बेसिकली बर्डन शिफ्ट कर दिया। इन्होंने कहा कंज्यूमर कोर्ट्स के साथ साथ मीडिएशन सेंटर्स की भी हेल्प लेते हैं ताकि और ज़्यादा इफेक्टिवली और जल्दी केसेस सॉल्व हों। Chapter 5 Section 74 of the Consumer Protection Act 2019 states that a consumer mediation cell shall be established by the central government at the national level। जो चैप्टर 5 है उसका सेक्शन 74 कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 का कि कंज्यूमर मीडिएशन सेल इस्टेब्लिश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे कंज्यूमर मीडिएशन सेल कौन इस्टेब्लिश करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कंज्यूमर मीडिएशन सेल एक्सरसाइजिंग विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट स्टेट। और उस स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट लेवल पे मीडिएशन सेल इस्टेब्लिश करती है। तो इन्होंने नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मीडिएशन सेल्स इस्टेब्लिश करे ताकि केसेस की सुनवाई और जल्दी हो और इफेक्टिवली और जल्दी केसेस सॉल्व हों। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। अगर मीडिएशन के थ्रू कोई सेटलमेंट हुआ है तो उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते हो। बेसिकली इनका डिसीजन फाइनल होता है। अब नेक्स्ट प्रोविजन है आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। द न्यू एक्ट हैज़ आर्म्ड अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू। जो न्यू एक्ट है उसने कहा अथॉरिटीज़ से कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया और चीज़ें इंक्लूड कर दी, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द शेयरिंग ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कंज्यूमर इन कॉन्फिडेंस। इसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में ये भी शेयर करा कि जैसे जो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, फॉर एग्जांपल जब आप अमेज़ॉन पे सामान खरीदते हो तो आप अपना फ़ोन नंबर डालते हो, एड्रेस डालते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है वो सब डिटेल्स भी डालते हो। तो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी को ये सब शेयर ना करे, और अगर शेयर कर रहा है तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। नेक्स्ट प्रोविजन आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दिस काउंसिल विल एक्ट एज एन एडवाइजरी बोर्ड ऑन कंज्यूमर इशूज़। ये एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम करेगी। जो भी कंज्यूमर इशूज़ आएंगे उसमें सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है वो एडवाइस देती है, एडवाइजरी बोर्ड का काम करती है। अब इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अनटिल और अनलेस एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज इज स्पेशली डिबार्ड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस एक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस एक्ट के अंडर में आती हैं, अनलेस कोई प्रोडक्ट या सर्विस स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाई हो तो वो नहीं आएगी, बट सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस एक्ट के अंडर में आती हैं। अब फाइनली सेशन के लास्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट। आई नो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं कोशिश कर रही थी कि इसको थोड़ा कट डाउन कर दूं, बट यार एग्ज़ाम में जो भी मोस्टली पूछा जाता है वो मैंने कवर करने की कोशिश करी है ताकि तुम लोग को सब कुछ एक ही जगह मिल जाए एंड इधर उधर ना जाना पड़े। तो आई एम वेरी सॉरी कि ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। एंड यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो जल्दी जल्दी सिग्निफिकेंस देखते हैं, काफ़ी आसान है। पहला है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स। ये तो बहुत ऑब्वियस है, हमें पता ही है। एक्ट जो है वो एम्पावर करेगा कंज्यूमर्स को और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा थ्रू वेरियस रूल्स एंड प्रोविजंस। द न्यू एक्ट विल एम्पावर कंज्यूमर्स एंड हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स थ्रू इट्स वेरियस रूल्स एंड प्रोविजंस। तो कंज्यूमर्स को एम्पावर करेगा एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन सेफ गार्डिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड राइट्स। अभी तक हमने इतना पढ़ ही लिया कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, उनके साथ कोई भी स्कैम, फ्रॉड, धोखाधड़ी, ओवर चार्जिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर्स के हक के लिए एक्ट बनाया गया था, उनको एम्पावर करने के लिए। सेकंड सिग्निफिकेंस भी हम पढ़ चुके हैं, इंक्लूजन ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर। इसने ई कॉमर्स सेक्टर को भी इंक्लूड करा। द अर्लियर एक्ट डिड नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस एंड दिस हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय द न्यू एक्ट। जो पुराना एक्ट था वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांजैक्शन हो रहे थे उनको इंक्लूड नहीं करता था, बट ये वाले एक्ट ने उनको भी इंक्लूड करा। हमने पढ़ा ही था डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल एज है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सब कुछ होने लगा है, तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड करना ज़रूरी था, इसलिए इस एक्ट ने उनको भी इंक्लूड करा। प्रोवाइड्स रूल्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। इसने रूल्स दिए ताकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना कर पाए अपने कंज्यूमर्स के साथ। थर्ड सिग्निफिकेंस है आपका टाइम बाउंड रीड्रेसल। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इस एक्ट का मेन फीचर था कि इसके अंडर में केसेस जो हैं वो लिमिटेड टाइम पीरियड में ही सॉल्व करे जाएंगे। इन्होंने देखा कि देश भर में इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं, इतने केसेस हैं जिनको देखा ही नहीं गया है, कितने सारे कंज्यूमर्स परेशान हैं, तो उन्होंने कहा हम स्पीडी और इफेक्टिव रीड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे, हम जल्दी जल्दी केसेस को सॉर्ट करेंगे ताकि सबके केसेस को सुना जाए और सबको जस्टिस मिले। तो इसका थर्ड सिग्निफिकेंस है टाइम बाउंड रीड्रेसल। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है रिस्पॉन्सिबल एंडोर्समेंट। देखिए आजकल आपने ध्यान दिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड कोशिश करती हैं कि वो सेलिब्रिटीज़ से अपना सामान एंडोर्स कराएं, अपना प्रोडक्ट को सेलिब्रिटीज़ से एड्स करवाएं, और बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर्स बनाते हैं सेलिब्रिटीज़ को। आपने देखा होगा किसी ब्रांड को विराट कोहली एंडोर्स कर रहे हैं, किसी ब्रांड को अनुष्का शर्मा, किसी को शाहरुख खान, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अलग अलग ब्रांड्स आजकल एंडोर्स करते हैं। The new act fixes liability on endorsers considering that there have been numerous instances in the recent past where consumers have fallen prey to unfair trade practices. जो न्यू एक्ट है वो लाइबिलिटी डाल रहा है एंडोर्सर्स के ऊपर, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पास में जहाँ पे कंज्यूमर्स जो हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनका फेवरेट सेलिब्रिटी उस ब्रांड का एम्बेसडर था। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि यामी गौतम को फेयर एंड लवली का एम्बेसडर बनाया था, तो बहुत से लोग सोचते थे कि ठीक है, हम भी ये क्रीम खरीदेंगे तो यामी गौतम जी की तरह गोरे हो जाएंगे। तो ये इररिस्पॉन्सिबल एंडोर्समेंट है। आप झूठे वादे दे रहे हो, ऐसी चीज़ दिखा रहे हो सेलिब्रिटी के माध्यम से जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर इस एक्ट ने कहा कि आपको रिस्पॉन्सिबल एंडोर्समेंट करना होगा। सेलिब्रिटीज़ की स्टार पावर यूज़ करके आप लोगों का बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस बहुत ईजी है, पढ़ चुके हैं। अपहोल्डिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, ये एक्ट जो है वो कोशिश करता है कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को अपहोल्ड करेगा। कंज्यूमर्स के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। इसने एक एक्सक्लूसिव लॉ लगाया प्रोडक्ट लायबिलिटी का, जिसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये लायबिलिटी डालता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रोडक्ट सेलर्स के ऊपर कि वो कोई भी गलत सलत फेक चीप कैसा गंदा घटिया प्रोडक्ट जो है अगर वो बेचेंगे तो फिर उनके ऊपर कंज्यूमर केस कर सकता है और उस केस के वजह से उनको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो बेसिकली कोशिश करी गई कि कंज्यूमर के राइट्स को अपहेल्ड करेंगे, उनके इंटरेस्ट को हम लोग बढ़ावा देंगे। अब अगला सिग्निफिकेंस भी बहुत इजी है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं। देखिए ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं बस अलग से बता दिया है क्योंकि सिग्निफिकेंस वाला क्वेश्चन आया तो आप इजीली लिख लोगे। तो अगला सिग्निफिकेंस है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि पूरे देश में जो है बहुत सारे पेंडिंग केसेस हो रहे थे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सोचा कि हम मीडिएशन प्रोवाइड करेंगे, ऑल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म देंगे लोगों को, जिससे कि उनकी कंप्लेंट्स जल्दी सॉल्व होंगी और उनको स्पीडी जस्टिस मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट के साथ साथ मीडिएशन सेंटर्स भी खोल देते हैं ताकि लोगों के केसेस जो हैं उनकी सुनवाई जल्दी होगी और इफेक्टिवली केस सॉल्व होंगे। और लास्ट पॉइंट है आपका सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर ग्रीवांस रिड्रेसल। ये जो एक्ट है इसने पूरा ओवरऑल प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी बना दिया है। द न्यू एक्ट वुड ईज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो बेसिकली नए एक्ट में ये कोशिश करी गई कि ओवरऑल प्रोसेस है उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दें। क्यों? ताकि हम लोग रिड्यूस कर सकें इनकन्वीनियंस और हैरासमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स। बेसिकली कंज्यूमर्स के हक में बनाया गया है ये एक्ट, तो कोशिश करी गई कि कंज्यूमर्स को हर तरफ से मदद मिले, उनका कोई भी हैरासमेंट ना हो। एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर सेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड फीडबैक देना। एंड प्लीज़ और कोई टॉपिक्स बनवाने हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। आई नो वीडियो लंबी हो गई थी बट आई हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। And please don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye bye. See you later.